Assalamualaikum students, you are welcome again in online class of FEI. It is a topic for 8th class, understanding marginalization from the subject social and political life, third lesson number 7. Got it sir? तो मैं आपका टीचर मुख्तार सर बोल रहा हूँ और चलते शुरुआत करते हैं सर. मार्जिनलाइजेशन बेसिकली होती क्या है? व्हाट इज दिस मार्जिनलाइजेशन बेसिकली इज? इट मीन्स सिंपली टू पुट और कीप समथिंग, किसी चीज को या किसी इंसान को क्या करना, टू मेक इट पावरलेस और गिव इट अनइम्पॉर्टेंस. ठीक है सर. पोजीशन, अनइम्पॉर्टेंट पोजीशन जब इसको हम देते हैं या इसको पावरलेसनेस की हालत में रखते हैं, सच सिचुएशन इज कॉल्ड सिंपली एज मार्जिनलाइजेशन. और ये एक सोसाइटी और एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होता है. जब हम इस किसी ग्रुप को, किसी सोसाइटी को पावरलेस या अनइम्पॉर्टेंट पोजीशन में रखते हैं, सच पोजीशन इज सिंपली कॉल्ड एज मार्जिनलाइजेशन. और ये हम अक्सर देखते हैं, ये सारा सिस्टम मार्जिनलाइजेशन का किस्सा हम अक्सर ऑब्जर्व करते रहते हैं. करते नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर. ये मार्जिनलाइजेशन की जो मैंने कहा कि इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है, इनको जो है सेंटर में नहीं रखा जाता है. आइडियोलॉजीज में, इकोनॉमिक कंडीशन में, पॉलिटिकल सिचुएशंस में इनको सेंटर में नहीं रखा जाता, फ्रिंजेस एंड पे रखा जाता है, साइड में रखा जाता है. हाँ, उनकी तरफ कम तवज्जो दी जाती है. मैं आपको सिंपल और सादी सी एग्जांपल देता हूँ सर, जो आपको पता भी होगी, हमारी हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा होगा. बी आर अम्बेडकर का आपने नाम सुना होगा अच्छी तरह से. उसको जब स्कूल में डाला गया तो उसको क्या कहा जाता था? ही वॉज नॉट allowed to sit in the classroom. He was asked to sit outside the classroom. उसको कहा जाता है क्लास से बाहर बैठो. इसको बोलते हैं सर मार्जिनलाइजेशन. सीधी तरह से खुली गुंडागर्दी इसको बोलते हैं सर. ठीक है. इसी तरह से देयर आर सम पर्सन हु ऑब्जर्व दिस मार्जिनलाइजेशन, सोशल मार्जिनलाइजेशन, इवन इन द सोसाइटी इन डिफरेंट दिस स्फेयर्स. कहीं पार्टी में जाते हैं तो उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से उनको फ्रिंज में रखा जाता है, उनको साइड में रखा जाता है, या उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जी, जो बाकी लोगों को वहाँ पर दी जाती है. ठीक है सर. इसी तरह से ये चीज़ हम स्कूल में देख सकते हैं, क्लासरूम में देख सकते हैं. जब कोई बच्चा, जब हम किसी बच्चे के साथ बात नहीं करते हैं, जब हम उसको तवज्जो नहीं देते हैं, उसके साथ खेलते नहीं हैं, सो पर्टिकुलरली वी मस्ट अवॉइड दिस मार्जिनलाइजेशन है. और क्योंकि इससे एक गैप डेवलप हो जाती है. ठीक है. इसी तरह से जो मार्जिनलाइजेशन है, इसको हम, मैंने कहा, इसको हम देख सकते हैं. जो आपके पेयर्स होते हैं, आपके जो बडीज़ होते हैं, जो आपके दोस्त क्लासरूम में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, या जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि वाकई में यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन होती है किसी इंसान के हवाले से, उसके सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हवाले से, तो फिर हम जाके कह सकते हैं कि वाकई में ये मार्जिनलाइजेशन हो रही है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, या पर्टिकुलर बेसिकली वो किसी ग्रुप से होता है. लेकिन नंबर मैटर नहीं करता है. ये सोशल जो मार्जिनलाइजेशन है, ये हम इकोनॉमिक स्फेयर में देखते हैं, ये हम सोशल स्फेयर में भी देखते हैं, ये हम कल्चरल एस्पेक्ट्स में देखते हैं, पॉलिटिकल स्फेयर्स में भी हम ये मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलती हैं. और ये सारी चीज़ें, ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं, जब हमें इसमें कुछ लोग पीछे मिलते हैं, वो एक्सेस नहीं रखते इन चीज़ों के हवाले से, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, सोशली और कल्चरली वो पीछे रहते हैं, और पॉलिटिकली उनको पावर नहीं होता है कि वो आगे जाएं और गवर्नमेंट का हिस्सा बने, ये ऐसे ही ग्रुप्स को हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, या इनको हम मार्जिनलाइज्ड पीपल का नाम देते हैं. चलो सर, हम एक नज़र डालते हैं. फोटोग्राफ देखा है? मज़ा आ रहा है? वाह 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 वाह. नाम से ही पता चलता है ना, दिखते ही पता चलता है कि ये जो लोग होते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं सर. इसके ऊपर नज़र डालते हैं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं हम. और सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो हमारे पास पहले आएगा, क्या आएगा? पहले आएगा. वो कौन है? आदिवासी. झिंगालाला हुर हुर. नज़र आ रहा है ना? अरे वाह. तो इसकी हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? कहानी से. दादू, बड़े बुजुर्ग, और उसके दो जो बेटे के बच्चे हैं, सोमा और हेलन, ये बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे. तो टीवी में चल रहा था प्रोग्राम रिपब्लिक डे का. अरे यार वाह. उसमें आ रही थी झांकी, किसकी? आदिवासियों की. तो ये बातें करने लगी कि ये हमेशा आदिवासियों को इसी डांसिंग कॉस्ट्यूम या ये अच्छे कॉस्ट्यूम्स के हवाले से क्यों दिखाते हैं? क्या ये वाकई में इन आदिवासियों के बारे में जानते हैं? दादू कहता है नहीं, क्योंकि ये दादू जो था और इसके जो बच्चे थे, ये भी बेसिकली क्या थे? आदिवासी ही थे. कुछ सालों पहले ये दिल्ली चले आए थे. तो दादू इनसे कहता है कि ये लोग नहीं जानते कि हम आदिवासी जो हैं वो अच्छे रहते थे जब हम जंगलों में रहा करते थे.
तो सोमो भी अपनी तरफ से बोलता है कि ये क्या वाकई में हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं? दादू बोलता है नहीं, ये कुछ नहीं जानते हैं। चलो मैं अब कहानी बताऊंगा, हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, हम दिल्ली कैसे पहुंचे। दादू इनको बोलता है कि हम जब उड़ीसा में थे, हाँ, तो वहाँ पर जो था हम बहुत अच्छी तरह से जंगलों में रहा करते थे। वट एवर वी नीड वी गेट इट फ्रॉम द जंगल। हम सब कुछ वहीं से जंगलों से हासिल करते थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन अचानक वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए और उन्होंने जंगल काट काट के हमें वहाँ से भगा दिया। हमें कहा कि आप यहाँ से निकलो और हमें जो है क्या करना है, इस ज़मीन से कुछ निकालना है। आयरन ओर निकालना था उनको, या आयरन निकालना था उनको, लोहा निकालना था। फिर क्या हुआ, दादू उनको बोल रहा है कि वाकई में हम उस दौर को भूल नहीं सकते कि किस तरह से उस दौर ने हमारी ज़िंदगियों को बदल डाला। हेलन बोलती हैं, दादू दादू तुमने उस दौर में अपने आप को कैसे बचाया? दादू बोलता है, अरे बचाया कहाँ, हम तो फंस गए। हमारे पास जो फैक्ट्री वाले आए उन्होंने कहा कि ज़मीनें बेचो। कुछ लोगों ने ज़मीनें बेची उनको, और उनको इसलिए ज़मीनें बेचनी पड़ी, या उन्होंने इसलिए बेची कि उनको वादा किया गया हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको पैसा अच्छा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे लोग जानते थे कि ये सारा कुछ डोंग है, ये सब कुछ वो तरीका है, वो जकूसला है जिससे वो हमारी ज़मीनें छीनना चाहते थे। मारा पीटा, हाँ, और उनको कहा कि आप अपनी ज़मीनें हमें बेचो। और वो जानते थे कि अगर हमने ज़मीनें बेची तो रातों रात जो है हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। दादू दादू तुमने क्या किया? हमने क्या किया? बहुत रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन असल आखिर में हमें अपनी 30 एकड़ लैंड जो हमारी बाप दादाओं की थी, हमें कोड़ियों के भाव इनको देनी पड़ी और दिल्ली चले आए हम, हाँ, जहाँ पर हमारी जो ज़िंदगी है वो बद से बदतर हो गई। एक छोटा सा मकान कमरा हमने किराए पे लिया, जिसमें हम भेड़ बकरियों की तरह सारे रह रहे थे। पैसे नहीं थे, खाने पीने के लाले थे। आप लोगों को भी जो है हम स्कूल नहीं भेज पाए पहले दिनों में, क्योंकि हमारे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो तुम्हारी तो बात ही नहीं है। कुछ सालों के बाद तुम्हारे पिताजी को, ये दादू इन दोनों बच्चों को बोल रहे हैं, उसको नौकरी लगी फैक्ट्री में, तब जाके हमारी हालत सुधरने लगी और तुम दोनों स्कूल जाने लगे हैं। इसके बाद यहाँ से बोलता है, सोमो बोलता है कि मुझे बुरा लगता है, मैं आई हेटेड टू गो टू द स्कूल, मुझे बुरा लगता है क्योंकि हमें बहुत समय ज़ाया हो गया है जो हम स्कूल में नहीं गए थे अपनी तंगी और मजबूरी की वजह से। ठीक है, और ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें सताया जाता है, हमारे साथ स्कूल क्लासरूम में बातें सही तरीके से नहीं की जाती क्योंकि हम आदिवासी हैं ना, हाँ, हम संथलाई ज़बान बोलते हैं, जबकि वहाँ के लोग स्कूल में जो बच्चे हैं वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, जो कि हम नहीं जानते यहाँ से। लेकिन हेलन उठती है और बोलती हैं, चुप कर, तुम्हें कहाँ पता है, अभी हालात थोड़े से बदल गए हैं, अब हम इंग्लिश भी बोलने लगे हैं और इससे थोड़ी हमारी हालत सुधरने लगी है। सोमू बोलता है, अरे यार मुझे ना एक तमन्ना है कि मैं अपने दोस्तों को जो है अपने गांव दिखाऊं, अपना गांव दिखाता जहां पर हम रहा करते थे। दादू बोलता है, हाँ हाँ दिखा सकते हो, और क्यों नहीं, उनको बहुत सारी बातें अब गांव के बारे में बोल सकते हो जो उनकी नॉलेज के लिए बढ़िया रहेंगी। हेलन, दादू दादू मैं ना बड़ी होके ना एक फिल्म बनाऊंगी, मूवी बनाऊंगी आदिवासियों के ऊपर, उनकी स्टोरी के ऊपर है, ठीक है, और ये जो स्टोरी हमारी घर की है और आदिवासियों के हवाले से मैं उसके ऊपर एक फिल्म बनाऊंगी। दादू बोलता है, चलो खुश रहो, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये है आदिवासी घर की फैमिली की बात, ठीक है। अब इसमें सवाल पहला राइज होता है कि दादू को क्यों भागना पड़ा गांव से। दूसरा सवाल, उसके ग्रैंडसन को मार्जिनलाइजेशन कैसे फील होती थी स्कूल में। इसके बाद तीसरी इसमें जो सवाल है वो है कि पहली जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी किधर, दिल्ली में, ये कौन सी थी, वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो उनको फेस करनी पड़ी। ठीक है सर, इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। बेसिकली वो है आदिवासी होते कौन हैं, ये आदिवासी होते कौन हैं। आदिवासी जो है ना, बेसिकली दीज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जी, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स किधर के, या कम्युनिटीज रहते हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स या कम्युनिटीज हु लिव्ड विद एसोसिएशन विद क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट्स। ये क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, फॉरेस्ट्स के अंदर रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आदिवासी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में इनका रोल कितना है, वेरी गुड, 8% इनकी टोटल पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में। अगर आपने गौर से देखा होगा ना, तो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं, जैसे हमारा जमशेदपुर, रोइल किला, बोकारो, भिलाई जैसे जो सारे इंडस्ट्रियल रीजन हैं, ये किस एरिया में पाए जाते हैं, किन एरियाज में पाए जाते हैं, शाबाश, यस,
आदिवासी एरियाज में पाए जाते हैं। और इन आदिवासियों के बारे में एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये होमोजीनियस नहीं रहते हैं, अलग अलग रीजन्स में जो रहते हैं इनमें बहुत सारी डिसमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि देयर आर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। हाई, और खाली उड़ीसा में हमारे पास 60 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स हैं। अरे बाप रे, ये क्या आ गया सर, आदिवासी की फोटो आ गई हैं, ये देखो सर किस तरह से इनके कॉस्ट्यूम्स रहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये रियलिटी नहीं है क्योंकि इनकी लाइफ तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। नज़र आ रहे हैं सर, ये एक फोटोग्राफ, दूसरा है, ये तीसरा ग्वारू ट्राइब है सर, ये और हमारी फोटोग्राफ आपके लिए रखा है, सब बढ़िया है सर, खूबसूरत है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इनकी और। अगर हम आदिवासियों की बात करें ना, ये हमारे इस्लाम, हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी की तरह ना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, इनका रिलीजन डिफरेंट होता है सर। ये अपने एंसेस्टर्स को पूजते हैं, विलेज गाँव को पूजते हैं, नेचर को पूजते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। दे वर्शिप इवन द माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स, जिंगालाला हुर हुर, इन्फ्लुएंस्ड बाय द भक्ति। और इनका जो रिलीजियस फॉलो करने का तरीका है उसमें असर पड़ा है भक्ति से, भक्ति मूवमेंट से, या भक्ति जो फॉलो करने वाले जो पीपल थे भक्ति मूवमेंट को, वो जो थॉट थी उसकी वजह से इनका जो है ये वर्शिप करने का तरीका या रिलीजन फॉलो करने का तरीका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। सकता एक रिलीजन, उससे ये इन्फ्लुएंसड है बुद्धिज्म से या बुद्धिस्ट से, वैष्णव से और क्रिश्चियनिटी। दीज वेर सम ऑफ द रिलीजन्स आर द आइडियाज विच इन्फ्लुएंस्ड द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ आदिवासीज। गॉट इट सर? और इसके अलावा इट इज रिटन ओवर देयर इन द हिस्ट्रीज दैट आदिवासी रिलीजन्स, इनका जो रिलीजन है आदिवासियों का, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द डोमिनेंट रिलीजन्स ऑफ एम्पायर अराउंड देम। अराउंड में जो बहुत सारे एम्पायर्स हुआ करते थे, बादशाही निज़ाम जो हुआ करता था, उनमें सबसे ज़्यादा जो रिलीजन फॉलो किया जाता था, उन रिलीजन्स का भी इन आदिवासियों की रिलीजन पे ज़बरदस्त असर पड़ा है। द छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, these are the areas in India where we have a large number of आदिवासीज। गॉट इट सर? ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलते हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की बात करें, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट वो यूज ए टिपिकल टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर आदिवासीज। हम इनके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? कौन सी? शाबाश, शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन ऑफन टुगेदर विद किसके साथ? इसको हम एक टर्म और के साथ जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है इट रिप्रेजेंट यस दीज आदिवासी पीपल। एक चीज़ और बताऊं, ये डिस्टिंक्टिव इन नेचर है, बिल्कुल डिफरेंट। और इन दे हैव आल्सो हैव अ लिटिल हायरार्की। हायरार्की क्या होती है सर? ये एक सिस्टम है इन विच पीपल और थिंग्स आर प्लेस्ड। एक सिस्टम है जिसमें चीज़ों और इंसानों को रखा जाता है इन सीरीज ऑफ लेवल्स, सीरीज ऑफ लेवल्स रखा जाता है, जो इन आदिवासियों में नहीं होता है। विद डिफरेंट इंपॉर्टेंस के हिसाब से इनको सीरीज में रखा जाता है, स्टेटस के हिसाब से इनको इंपॉर्टेंस में रखा जाता है, लेकिन ये चीज़ें, ये हायरार्की जो है आदिवासियों में नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। गॉट इट सर? आगे चलते हैं।